हेलो एंड वेलकम टू ज्वालपा कोचिंग क्लासेस। तो बच्चों, इस वीडियो में हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, एन इलेक्ट्रॉन आफ्टर बीइंग एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 टू द पावर 4 वोल्ट एंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.04 टेस्ला। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई किया गया बेटे? 10 टू द पावर 4 वोल्ट। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है जिसकी वैल्यू कितनी है? 0.04 टेस्ला, परपेंडिकुलर टू इट्स डायरेक्शन। ठीक है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे एंटर कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली एंटर कर रहा है। ठीक है, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ इट्स ट्रेजेक्टरी, मतलब रेडियस फाइंड करना है। ठीक है, क्या फाइंड करना है? रेडियस फाइंड करना है। देखो पहले क्या चीज है, देखो मान लेते हैं कि एक मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, ये एक मैग्नेटिक फील्ड, इस मैग्नेटिक फील्ड में एक इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है। क्या कर रहा है? इस मैग्नेटिक फील्ड में एक इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन एंटर करता है तो ये क्या करता है? सर्कुलर पाथ में मूव करने लगता है। किस पाथ में मूव करने लगता है बेटे? सर्कुलर पाथ में मूव करने लगता है। ये इस तरीके से सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। तो हमें इस सर्कुलर पाथ का क्या निकालना है? इस सर्कुलर पाथ का रेडियस निकालना है। ठीक है, कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन इस मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली एंटर कर रहा है उसका आप रेडियस बताओ। तो रेडियस कैसे निकलेगा जरा ध्यान से सुनो। यहां पे हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस गिवन था। क्या गिवन था? पोटेंशियल डिफरेंस गिवन था। ठीक है, अब सुनो जब यहां पे एंटर करेगा तो इस पे फोर्स लगेगा। वो फोर्स कितना होगा बेटे? फोर्स होगा Q या EVB लिख लेते हैं, QVB की जगह EVB। V इज द वेलोसिटी। ठीक है, ये अच्छा, बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है तो सर्कुलर पाथ में जब मूव कर रहेगी तो उस पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा वो कितना होगा? mv²/r। ठीक है, इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं। EVB इज इक्वल्स टू mv²/r। v से v कैंसिल। ठीक है, अच्छा यहां से v की वैल्यू, r की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो r की वैल्यू क्या आ जाती है बेटे? mv/EB। ये है हमारे पास। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता है कितना होता है, और E होता है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है हमें पता है, लेकिन हमारे पास वेलोसिटी नहीं गिवन। क्या है? हमारे पास वेलोसिटी गिवन नहीं है। तो अब हम वेलोसिटी फाइंड करेंगे। तो पहले ठीक है, अब जब ये इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर करेगा तो इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। होगी कुछ काइनेटिक एनर्जी? हाँ जी होगी। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बेटे? काइनेटिक एनर्जी होगी ½ mv²। ये इसके बाद काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, साथ ही साथ में काइनेटिक एनर्जी का एक और फॉर्मूला, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी, और ये हो गया काइनेटिक एनर्जी का दूसरा फॉर्मूला, ½ mv² इज इक्वल्स टू EV। ये हो जाएगा। ठीक है, यहां से v की वैल्यू क्या आएगी बेटे? v² की वैल्यू दूसरी साइड में भेज देते हैं, EV अपॉन ये 2 ऊपर चला जाएगा अपॉन m। v की वैल्यू क्या आ जाएगी? √2EV अपॉन m। ये v की वैल्यू हो गई। ठीक है, ये क्या है? ये कैपिटल V तो पोटेंशियल है और स्मॉल v वेलोसिटी। तो यहां पर रख लेते हैं। तो r इज इक्वल्स टू MEB। v कितना था? 2EV/m। ठीक है, थोड़ा सा इसे और सिंप्लीफाई करते हैं। ये √m है अपॉन में, ऊपर भी m है, तो कितना हो जाएगा? ऊपर √m, और ये E था, ये भी कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, तो अपॉन में आ जाएगा √E। अच्छा, बचा क्या? एक ये B बचा हुआ है, और यहाँ पे क्या बचा हुआ? रूट के अंदर 2V। अभी कुछ टर्म बचा क्या? देखो m ने इस m के साथ, मतलब ये अपॉन में √m था ना, ऐसे ऐसे √m था, ऊपर m था, तो m को हम क्या लिख सकते हैं? √m इंटू √m लिख सकते हैं। तो √m से एक √m कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर √m बचा। सिमिलरली यहाँ पे E था, और यहाँ पे कितना था? यहाँ पे भी E था, तो ये √E से E को काटेंगे तो E बच जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है? अब हमने सिंपली इसमें वैल्यूज पुट करनी है। R इज इक्वल्स टू, ये B तो बाहर है,
बाकी सारे टर्म्स अंदर हैं, 2mv/e। ठीक है, रख लो r इज इक्वल टू 1/b कितना है 0.042 इंटू इलेक्ट्रॉन का मास कितना था 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31। v पोटेंशियल कितना है 10 टू द पावर 4 अपॉन ई चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन कितना था 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। ठीक है, तो इस पूरे को हम एक साथ सॉल्व करेंगे और मैं कैलसी से कर लेता हूं, आप कैलसी से मत करना, आप डायरेक्टली सॉल्व करना। ठीक है, मैनुअल कैलकुलेशन करना। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट इसे सॉल्व करता हूं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके आ रहा है 8.43 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर। ठीक है, तो जो ये जो ट्रेजेक्ट्री है इसका रेडियस कितना है 8.43 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, इसको हटा देते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रॉन ट्रेवल्स इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है जो कि 20 सेंटीमीटर के सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, इन अ मैग्नेटिक फील्ड, किसमें मैग्नेटिक फील्ड में, जिसकी वैल्यू है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 टेस्ला है। ठीक है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन, स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है हमें। और क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू विच द इलेक्ट्रॉन मस्ट बी एक्सेलरेटेड, और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस भी फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले तो स्पीड फाइंड करना है और दूसरा क्या फाइंड करना है हमें पोटेंशियल डिफरेंस। तो अभी हमने रेडियस का फॉर्मूला देखा था कि एम वी अपॉन क्यू बी होता है। ठीक है, तो यहां से v की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आर क्यू बी अपॉन एम। ठीक है, तो r कितना है 20 सेंटीमीटर, 20 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। मैग्नेटिक फील्ड कितना है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 अपॉन मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31। ठीक है, तो इसको मैं डायरेक्ट कैलसी से करता हूं, आप कैलसी यूज मत करना, आप मैनुअल कैलकुलेशन करना। 7.03 इंटू 10 पावर 7 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब पोटेंशियल फाइंड करना है, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हाफ एम वी स्क्वायर। वी की वैल्यू क्या हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन ई। ठीक है, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी हाफ, m की वैल्यू कितनी होती है 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31। v कितना होता है 7.03 इंटू 10 टू द पावर 7 का स्क्वायर अपॉन e होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ठीक है, तो मैं इसका कैलकुलेशन करता हूँ कैलसी से, आप कैलसी यूज ना करना बेटे। v की वैल्यू आ रही है 140.5 और पावर इसकी आ रही है 10 टू द पावर 2 इतना वोल्ट। ठीक है, तो इसका जो वेलोसिटी था 7.03 इंटू 10 टू पावर 7 था और पोटेंशियल कितना था 140.5 इंटू 10 टू पावर 2 वोल्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू पार्टिकल्स ए एंड बी, masses m and 2m having charges q and 2q। देखो दो पार्टिकल्स हैं, एक पार्टिकल ये हो गया और एक पार्टिकल ये हो गया। ठीक है, इसका मास है m, इसका मास है 2m, इस पे चार्ज है q, इस पे चार्ज है 2q। ठीक है, बोथ दीज मूविंग विद वेलोसिटी v1, ये v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये v2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, रेस्पेक्टिवली इन द सेम डायरेक्शन, एंटर्स द सेम मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं और सेम मैग्नेटिक फील्ड। सपोज अगर हम ये मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे मान लें इस तरीके से, तो ये पहला वाला भी ऐसे ही जा रहा है और ये दूसरा वाला भी सेम इसी डायरेक्शन में जा रहा है। v1 ये v1 वेलोसिटी से जा रहा है, ये v2 वेलोसिटी जा रहा है। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के लिए क्या है सेम। एक्टिंग नॉर्मली टू देयर डायरेक्शंस, मतलब डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर नॉर्मली है कौन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, if the two forces FA and FB acting on the if the two forces FA and FB acting on them are in the ratio 1:2, मतलब
ये अगर पार्टिकल ए है और ये पार्टिकल बी है अगर, तो इन पे जो फोर्स लग रहा है वो 1:2 के रेशियो में लग रहा है। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटीज, इनकी वेलोसिटीज का क्या फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करना है। तो क्वेश्चन तो सिंपल सही है। ठीक है, तो फोर्स कितना होता है, एफ, ये कितना जाएगा, जनरली फोर्स क्या होता है, वो होता है क्यू वी बी साइन थीटा, ऐसा होता है। ठीक है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, तो साइन 90 कितना हो गया 1, तो फोर्स कितना हो जाएगा एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी। ठीक है, अब एफ ए की बात करेंगे तो एफ ए कितना हो जाएगा, एफ ए हो जाएगा क्यू वी वन बी। ठीक है, अच्छा एफ बी कितना हो जाएगा, एफ बी हो जाएगा 2Q V2 B। अच्छा अब जरा ध्यान से सुनना, हाँ यहाँ पे Q1 और Q2 के Q1 और Q2 गिवन था हमें, B और B मैग्नेटिक फील्ड सेम है, F और दोनों F के मतलब दोनों का जो रेशियो है वो गिवन है, इनका भी अगर हम रेशियो ले लें FA अपॉन FB अगर कर दें तो FA कितना होगा Q V1 B, दूसरा कितना होगा 2Q V2 B। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू 1/2, इसकी वैल्यू 1/2, Q से Q कैंसिल, B से B कैंसिल, बचेगा क्या 1/2 V1 V2, ऐसा बचेगा। ठीक है, ये हाफ से हाफ कैंसिल, V1/V2 का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा 1:1 आएगा। ठीक है, यही पूछा गया था, वेलोसिटीज का रेशियो पूछा था, वेलोसिटी का रेशियो कितना हो जाएगा बेटे 1:1। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, इसको हटा देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं एन इलेक्ट्रॉन ऑफ काइनेटिक एनर्जी 25 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है 25 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलो का मतलब होता है 10⁻3, तो 25 × 10⁻3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मूव्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है 0.2 मिली टेस्ला। क्या है मिली टेस्ला, मिली टेस्ला का मतलब हो गया 10⁻³ टेस्ला। ठीक है, कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ द रोटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो हमें क्या पूछा गया है, हमें टाइम पीरियड पूछा गया, तो पहले जरा ध्यान से देखते हैं, पहले तो टाइम पीरियड का हमें रिलेशन बनाना पड़ेगा, फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। देखो क्या, ये अगर मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है इस तरीके से, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड में कोई इलेक्ट्रॉन एंटर करता है v वेलोसिटी से, ठीक है मान लेते हैं v वेलोसिटी से एंटर कर रहा, तो जैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो ये सर्कुलर पाथ में मूव करने लगेगा, किस में मूव करने लगेगा बेटे, सर्कुलर पाथ में मूव करने लगेगा। ठीक है, इसका जो ये जो सर्कुलर पाथ है, मान लेते हैं इसका रेडियस कितना है r है। ठीक है, अच्छा रेडियस का तो पहले भी कर रखा हमने कि रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, रेडियस इक्वल्स टू mv/q_b, पीछे के क्वेश्चंस में भी आया था ये फॉर्मूला। ठीक है, अब हमें टाइम पीरियड चाहिए, तो टाइम पीरियड क्या होगा, देखो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में, किसमें मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, यहां इस मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है। ठीक है, तो टाइम पीरियड क्या होता है कि एक सर्कुलर मोशन को कंप्लीट करने में जितना टाइम लग रहा है वो टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड क्या होगा, एक सर्कुलर पाथ कवर कर रहा है तो 2πr का डिस्टेंस कवर कर रहा है v वेलोसिटी से। ठीक है, r की वैल्यू रख लो, तो t इज इक्वल्स टू 2π/v, r कितना है mv/q_b, ये v से v कैंसिल हो जाएगा, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी 2πm/q_b। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा यहां पे क्या क्या गिवन है हमें, कह रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन गिवन था, तो इलेक्ट्रॉन के हिसाब से करेंगे। ठीक है, तो टाइम पीरियड कितना है, टाइम पीरियड है 2πm/q_b। अच्छा हमारे पास क्या क्या गिवन है, ये हमें पता है, मैग्नेटिक फील्ड भी हमें पता है और q की वैल्यू भी पता है। ठीक है, तो रख लेते हैं, तो t इज इक्वल्स टू 2π, तो 2π है। मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 × 10⁻31। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, q है चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा 1.6 × 10⁻19।
बी है मैग्नेटिक फील्ड कितना 0.2 इंटू 10⁻³ ठीक है। तो इसको हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, मैं तो कैलसी से करूंगा, आप मैनुअल कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो 178.6 और पावर है इसकी 10⁻⁻⁹ सेकेंड। ठीक है, तो टाइम पीरियड कितना आ रहा है, टाइम पीरियड आ रहा है इतना। ठीक है, तो टाइम पीरियड हो गया 178.6 इंटू 10⁻⁹ सेकेंड। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्ट्रेट वायर ऑफ मास 200 ग्राम। एक स्ट्रेट वायर है जिसका मास कितना है 200 ग्राम। एक स्ट्रेट वायर है, इसका मास गिवन है बेटा 200 ग्राम गिवन है। ठीक है, इसकी लेंथ है 1.5 मीटर। इसकी लेंथ कितनी है 1.5 मीटर। कैरीज अ करंट ऑफ, इसमें करंट कितनी है बेटा, इसमें करंट है 2 एम्पियर की। फुल स्टॉप। कह रहे हैं इट इज सस्पेंडेड इन द मिड एयर बाय अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कह रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, ये इस तरीके से सस्पेंड हो रखा है, मतलब सस्पेंड कर रखा, लटक रखा है एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। कह रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बताओ, जरा ध्यान से सुनो। अब जो ये वायर होगा इसका वेट तो नीचे की तरफ लग रहा होगा, वेट किस तरफ लगेगा बेटे, वेट mg जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, और इस पे जो ये इसका वेट है, ये क्या है इसका वेट है जो कि mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इस पे लगेगा मैग्नेटिक फोर्स जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। कैसा होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। अब देखो क्या होगा कि जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स कितना लगता है, वो लगता है BIL sin थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी बेटे 90 डिग्री, और FM कितना हो गया, B हो गया BIL। मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया BIL, मतलब मैग्नेटिक फोर्स है वो कितना है BIL, ये मैग्नेटिक फोर्स है। अच्छा, जो ये मैग्नेटिक फोर्स है इसको बैलेंस कौन कर रहा है, वेट बैलेंस कर रहा है, तभी तो जाके ये क्या कर रहा है, सस्पेंड हो रखा है, लटक रखा है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि जो मैग्नेटिक फोर्स है ये किसके बराबर है बेटे, वेट के बराबर है। मैग्नेटिक फोर्स होता है BIL, वेट होता है mg। हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, बाकी सारी वैल्यूज गिवन है, mg अपॉन IL। मास कितना था 200 ग्राम, 200 ग्राम का मतलब होता है 0.2 kg। कितना हो गया 0.2 kg इंटू ग्रेविटी 10 ले लेते हैं। आई कितना है 2 है, और L कितना है 1.5 है। ठीक है, इस पॉइंट को हटाते हैं, ये पॉइंट ये 2 से कैंसिल। ठीक है, तो ये 2/3। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया 2/3 टेस्ला। ठीक है, कितना मिल गया हमें मैग्नेटिक फील्ड 2/3 टेस्ला मिल गया मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इतना मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे अप्लाई किया जाएगा ताकि जो ये वायर है ये क्या कर रहा है, इस तरीके से हवा में लटका रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको हटाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट ऑफ 25 एम्पियर रेस्ट 25 एम्पियर रेस्ट ऑन अ टेबल एज शोन इन द फिगर। ठीक है, तो फिगर में इस तरीके से बना रखा है कि हमारे पास एक इस तरीके से क्या है, एक करंट कैरिंग वायर है। ठीक है, इस तरीके से टेबल पे रखा हुआ है। ठीक है, अनदर वायर PQ, एक दूसरा वायर है PQ जो कि इस तरीके से है PQ ऑफ लेंथ 1 मीटर। इसकी लेंथ कितनी है बेटा, इसकी लेंथ है 1 मीटर की। कितनी है इसकी लेंथ 1 मीटर की इसकी लेंथ है। ऑफ मास, इसका मास कितना है, इसका मास है इसका मास लिख लेते हैं, मास है इसका 2.5 ग्राम। किसका है ये, इसका मास है PQ का मास। ठीक है, इसका मास 2.5 ग्राम है। कैरीज अ सेम करंट बट इन अपोजिट डायरेक्शन, इसमें भी क्या है करंट सेम है।
लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन में ऐसी। और सेम करंट कितनी थी, 25 एम्पेयर की थी, तो 25 एम्पेयर की थी, तो इसमें भी क्या है 25 एम्पेयर की ही करंट है, लेकिन किस डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, द वायर पी क्यू इज फ्री टू स्लाइड, ये जो वायर है पी क्यू, ये स्लाइड क्या कर सकता है, ये स्लाइड कर सकता है, इस तरीके से स्लाइड कर सकता है अप एंड डाउन। टू विच हाइट इट विल राइज, कह रहे हैं कि ये किस हाइट तक जा सकता है, तो ये पूछ रहा है कि भैया ये किस हाइट तक पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमारे पास एक वायर है जिसमें करंट कितनी 2.5 एम्पीयर की करंट है। ठीक है, इसी के जस्ट साथ में एक दूसरा वायर रखा हुआ है पी क्यू, जिसकी लेंथ 1 मीटर है और मास इसका 2.5 ग्राम है। ठीक है, पूछ रहे हैं द मास, और इसमें करंट भी क्या है, सेम है और उसी डायरेक्शन में है करंट। ठीक है, सॉरी अपोजिट डायरेक्शन में करंट। कह रहे हैं कि द वायर पी क्यू इज फ्री टू स्लाइड अप एंड डाउन, मतलब जो वायर है वो फ्री टू मूव है, ऊपर और नीचे की तरफ फ्रीली मूव कर सकता है। टू विच हाइट विल पी क्यू राइज, कह रहे हैं कि पी क्यू को किस हाइट तक पहुंचाया जा सकता है, तो हमने कह दिया कि मान लेते हैं एच हाइट तक पहुंचाया गया। ठीक है, अब देखो ये स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, इसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा। कितना होगा, अगर मान लेते हैं कि ये एच हाइट तक पहुंच गया, तो इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आ गया बी, और उसका डायरेक्शन क्या होगा, तो देखिएगा राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, अंदर की तरफ है। ठीक है, अंदर की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है इसे B1 कह देते हैं। ठीक है, और ये इस पे यहाँ पे इसके जैसे यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो कितना आ रहा है, B1 आ रहा है, और B1 की वैल्यू क्या होगी बेटे, B1 की वैल्यू स्ट्रेट वायर की वजह से कितना होता है, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R होता है, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, H है, तो H। ठीक है, ये B1 है। ठीक है, अच्छा जब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आ गया, अभी जरा ध्यान से समझो, यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड आ गया। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ है, अंदर की तरफ। करंट किस तरफ मूव कर रही, इस तरफ, तो यहाँ पे एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, उस मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन को हम देंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट। तो फोर्स का डायरेक्शन पता करना है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, करंट इस साइड में और फोर्स ऊपर की तरफ। तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में लग रहा होगा बेटे, फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होगा, मैग्नेटिक फोर्स ना। और वो मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा बेटे, वो मैग्नेटिक फोर्स होगा BIL। कितना होगा, BIL। साइन थीटा भी होता है, क्या होता है, साइन थीटा भी तो होता है, लेकिन यहाँ पे करंट का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में कितने का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो साइन 90 कितना हो गया, साइन 90 1 हो गया, तो फोर्स कितना हो गया, B1IL। ये फोर्स है, कौन सा फोर्स है, ये मैग्नेटिक फोर्स है। ये क्या है बेटे, मैग्नेटिक फोर्स। अब जो ये मैग्नेटिक फोर्स है, जो ये मैग्नेटिक फोर्स है, इसको बैलेंस कौन कर रहा है, इसको बैलेंस कर रहा है वेट। ठीक है, इसको बैलेंस कौन कर रहा है, वेट, क्योंकि वेट चाहता है कि ये नीचे की तरफ आ जाए, मैग्नेटिक फोर्स चाह रहा है कि ऊपर की तरफ चला जाए, तो इसको यहाँ पे बैलेंस करना है इस पोजीशन पे। ठीक है, क्योंकि इस पोजीशन पे बैलेंस होगा तभी तो हमें बताया जाएगा कि मैक्सिमम कितनी दूरी तक हो रहा है। लेकिन अगर ये और ऊपर जा सकता था तो मैक्सिमम डिस्टेंस ऊपर की तरफ कहीं पे हो जाता, लेकिन हमने यहाँ पे मान लिया कि मैक्सिमम इतने डिस्टेंस पे है, तो इसका मतलब इस पॉइंट पे जाके ये क्या हो चुका है, बैलेंस हो चुका है। तो इस पे लगने वाला वेट और मैग्नेटिक फोर्स दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। तो वेट कितना होगा, mg, इक्वल रख लेते हैं, तो B1IL इज इक्वल्स टू mg। ठीक है, तो B1 की वैल्यू रखो यहाँ पे, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन H इज इक्वल्स टू I अपॉन H। ये तो B1 था, ये B1 था, IL इज इक्वल्स टू mg। H को इस साइड में भेज देते हैं, mg को इधर ले आते हैं, H को इधर भेज देते हैं, तो क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I स्क्वायर L अपॉन mg, और ये हो जाएगा क्या, H इधर चला जाएगा। ठीक है, इसको 2 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I स्क्वायर L अपॉन mg इज इक्वल्स टू H। अच्छा, ये कितना होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कितना होता है, 10 टू पावर -7। तो H की वैल्यू डायरेक्ट निकालते हैं, तो 2 ये हो गया 10 टू द पावर -7,
आई का कितना होता है 25 का स्क्वायर, क्योंकि दोनों में करंट 25 है। लेंथ कितना है इसका 1 मीटर। अच्छा मास कितना गिवन है बेटे, मास है उसका 2.5 ग्राम। कितना गिवन है 2.5 ग्राम, तो 2.5 इंटू 10⁻³ अच्छा ग्रेविटी कितना है 10 यूज कर लेते हैं, अगर आप 9.8 भी यूज कर लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो जरा ये पॉइंट को क्लियर करते हैं। तो ये पॉइंट हटा, तो ये 4 हो गया। ठीक है, ये एक 25 से एक 25 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये पावर ऊपर जाएगी तो 10⁻⁻8 हो जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 10⁻⁻4 बचेगा। 2 इंटू 25 कितना हो गया 50 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, इसको और अच्छे से लिखते हैं तो 5 इंटू 10⁻³ मीटर। तो हाइट कितनी मिली 5 इंटू 10⁻³ मीटर। इस हाइट तक क्या होगा, जो ये वायर है पी क्यू, ये इस तरीके से इस हाइट तक पहुंच जाएगा, 5 इंटू 10⁻³ मीटर तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो अगर हमारे पास एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर था, उसके बगल में एक छोटा सा वायर है 1 मीटर का, तो पूछ रहे थे कि वो किस हाइट तक जा सकता है मैक्सिमम, तो वो मैक्सिमम इस हाइट तक जा सकता है बेटा। ठीक है, चलो इसको हटाएं और फिर नया क्वेश्चन करें, है ना। 2 लॉन्ग wires carrying current I1 and carrying current L1 and L2 are arranged as shown। ठीक है, 2 वायर हैं, एक L1 है और एक L2 है। ठीक है, दोनों को शो कर रखा है। ठीक है, the one wire carrying current I1 is along the x axis, मतलब जो वायर 1 है वो x axis के along करंट कैरी कर रहा है, and the other wire I2 is along या फिर is along a line parallel to the y-axis given by y is equals to 0 and what is z and z is equals to d। ठीक है, z is equals to d मतलब उनके बीच की दूरी दे रखी है। Find the force exerted at the O2 because of the wire along the x-axis। ठीक है, देखो अभी क्वेश्चन समझाते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे पास 2 वायर्स हैं, पहले तो एक्सेस बना लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से एक्सेस है। ठीक है, और ये एक्स एक्सेस इधर दे रखा है, यहाँ पे वाई एक्सेस दे रखा है और इधर जेड एक्सेस दे रखा है। ठीक है, इस पे क्या कह रहे हैं कि 2 कंडक्टर्स रखे हुए हैं या फिर 2 वायर्स रखे हुए हैं। तो एक वायर हम इस तरीके से मान लेते हैं, एक ये वायर मान लेते हैं क्या गिवन है, और एक वायर इस तरीके से ऐसा है। ठीक है, इनके बीच की और इसका जो सेंटर है, सेंटर बनाना पड़ेगा, इसका जो सेंटर है वो है O2। इसका सेंटर क्या है O2। इनके बीच की दूरी है D। ठीक है, अच्छा इसमें करंट है अलोंग एक्स एक्सेस, पॉजिटिव एक्स एक्सेस। इसमें I1 करंट है अलोंग एक्स एक्सेस और इसमें करंट है अलोंग वाई एक्सेस। इसमें करंट कितनी है, किस डायरेक्शन में, अलोंग वाई एक्सेस या फिर पैरेलल है वाई एक्सेस के। अब पूछ रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि जो ये वायर 2 है इसके सेंटर पे कितना फोर्स आ रहा है। ठीक है, तो देखो एक बार क्वेश्चन ध्यान से समझ लो। हमारे पास 2 वायर्स हैं, एक वायर है L1, ये L1 है। ठीक है, और एक वायर है L2। ठीक है, इस तरीके से जो है। ठीक है, एक कह रहे हैं कि अलोंग एक्स एक्सेस, तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में एक्स एक्सेस बना रखी है, एक्स एक्सेस के अलोंग में एक वायर है, दूसरा वायर है वाई एक्सेस के पैरेलल में। ठीक है, इनके बीच की दूरी कितनी है D। ठीक है, अच्छा जो ये पहला वायर है उसमें करंट किस डायरेक्शन में आ रही है, अलोंग एक्स एक्सेस, और दूसरे वाले में जो करंट आ रही है वो अलोंग वाई एक्सेस आ रही है। मतलब ये कुछ इस तरीके से है, एक वायर ऐसा है, ठीक है, और दूसरा कैसा है, दूसरा एक अलोंग एक्स एक्सेस है और दूसरा अलोंग वाई एक्सेस, इस तरीके से ऐसे है। ठीक है, एक अलोंग एक्स एक्सेस है, तो अगर हम एक्स एक्सेस इस तरीके से मान लेते हैं तो एक्स एक्सेस ये हो गया, और दूसरा कैसा है, दूसरा इस तरीके से अलोंग या फिर पैरेलल टू वाई एक्सेस के पैरेलल है ऐसा। ठीक है, एक्स एक्सेस ये होगी, वाई एक्सेस ये होगी, जेड एक्सेस ये होगी, तो ये हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भैया ये जो
इसके सेंटर पे हमें क्या फाइंड करना है, इसके सेंटर पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फोर्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? फोर्स। अब जरा ध्यान से देखेंगे, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ठीक है, ये इस तरीके से है, ठीक है, ऐसा, ये ऐसा, ठीक है, ये एक्स एक्सिस इस तरीके से, और ये जो ये वाला है जो इसके पैरेलल है, ठीक है। इसमें करंट इस तरीके से बाहर की तरफ आ रही है। किस डायरेक्शन में आ रही है? जरा ध्यान से समझते जाना। जो पहला वाला है उसमें करंट इस तरीके से बाहर की तरफ आ रही है, इस तरीके से 3D डायग्राम बना रखा था, तो बनाना 3D डायग्राम बनाना थोड़ा टफ है, तो मैंने इस तरीके से समझा देता हूँ, ठीक है। तो इसमें करंट कैसे आ रही है बेटे? इसमें करंट इस तरीके से बाहर की तरफ आ रही है, बाहर की तरफ। अब देखो, इसमें करंट बाहर की तरफ आ रही ना, तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड। तो वो मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालेंगे, तो क्या होगा कि ये थंब को हमने करंट के डायरेक्शन में रखा, बाकी सारी फिंगर्स को हमने O2 की तरफ किया और घुमा दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ आ रहा है? इस तरफ। इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है उसका डायरेक्शन किधर आ रहा है बेटे? इधर आ रहा। तो पहले तो B1 की वैल्यू क्या होगी? B1 की वैल्यू हो जाएगी μ0 I1 अपॉन 2 पाई, डिस्टेंस कितना है? D है ये, ठीक है। अच्छा, इसका डायरेक्शन क्या है बेटा? इसका डायरेक्शन है अलोंग नेगेटिव, ये कौन सी है? नेगेटिव वाई एक्सिस, मतलब माइनस जे एक्सिस की तरफ, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है? ये जो करंट है ये इसका डायरेक्शन क्या है? अलोंग पॉजिटिव एक्सिस। अब देखो, यहाँ पे हमें फोर्स निकालना होता है, तो फोर्स क्या होता है? BIL sin थीटा, ऐसे ही तो होता है ना। फोर्स फाइंड करेंगे तो ऐसे आएगा BIL sin थीटा। अब जरा देखो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा? तो देखो I2 का डायरेक्शन ये है और इसका डायरेक्शन इस तरफ है। I2 का डायरेक्शन इधर हो गया और इसका डायरेक्शन हो गया बेटे इस तरफ। तो इनके बीच में एंगल कितना का है? 180 डिग्री का। साइन 180 कितना होता है? साइन 180 0 होता है। तो फोर्स कितना लगेगा बेटा? फोर्स लगेगा 0। तो इसकी वजह से इसके सेंटर पे जो फोर्स लग रहा है वो कितना है बेटा? वो है 0, ठीक है। तो क्या था कि आपके पास दो वायर्स थे, एक अलोंग एक्स एक्सिस था और एक अलोंग वाई एक्सिस के पैरेलल था। एक में जो करंट आ रही थी अलोंग एक्स एक्सिस आ रही थी, दूसरे में अलोंग वाई एक्सिस आ रही थी। तो एक वायर की वजह से दूसरे वायर के सेंटर पे पूछा गया था, O2 सेंटर पे पूछा गया था। तो O2 सेंटर पे निकालने के लिए हमने क्या किया? इसका मैग्नेटिक फील्ड निकाला इस पॉइंट पे, जो कि जिसका डायरेक्शन ऐसा था और इसमें करंट ऐसे थी। तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो रहा था? दोनों के बीच में एंगल हो रहा था 180 डिग्री। साइन 180 डिग्री कितना होता है? साइन 180 डिग्री 0 होता है। तो नेट फोर्स कितना मिल गया? नेट फोर्स हमें 0 मिल गया, ठीक है। चलो इसको हटाते हैं, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। एन अल्फा पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी v, ठीक है। एक अल्फा पार्टिकल है जिसको v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर रहे हैं। v की वैल्यू है 3.0 इंटू 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड और अलोंग एक्स एक्सिस है। तो अलोंग एक्स एक्सिस के लिए हमने आई कैप लिख लिया, ठीक है, और अलोंग एक्स एक्सिस है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है? इनटू अ रीजन इन विच द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, उस रीजन में जिसमें मैग्नेटिक फील्ड कितना है बेटे? 0.4 आई कैप प्लस 0.3 जे कैप, ठीक है। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड कितना? इतना टेस्ला है, ठीक है। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इन द रीजन और द चार्ज टू मास रेशियो, चार्ज टू मास का रेशियो हमें गिवन है 4.8 इंटू 10 टू दी पावर 7 कूलाम पर केजी। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक अल्फा पार्टिकल है जो कि किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है? जो कि इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ध्यान से सुनते जाओ। एक अल्फा पार्टिकल है जो कि इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, आई कैप लिखा मतलब अलोंग एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है। किसमें? एक मैग्नेटिक फील्ड में, जो कि ये है मैग्नेटिक फील्ड। क्या है ये? इस मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, ठीक है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो क्या होगा? चार्ज पार्टिकल है, मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा, फोर्स लगेगा। क्या होगा? चार्ज पार्टिकल है, मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा, फोर्स लगेगा। अब वो कह रहा है कि जो चार्ज पार्टिकल है उसका एक्सेलरेशन बताना है। क्या बताना है? उसका एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन बताने के लिए पहले हम फोर्स फाइंड कर लेते हैं। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटे? फोर्स का फॉर्मूला होता है Q V क्रॉस B। क्या होता है? V क्रॉस B। अब फोर्स निकालना है तो Q को तो ऐसे रहने देता हूं। V कितना है? V है 3.0 इंटू 10 टू दी पावर 5
आई कैप क्रॉस, फिर दूसरा कितना है 0.4 आई कैप प्लस 0.3 जे कैप, ये हो गया। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करते हैं तो F इज इक्वल्स टू Q, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3.0 इंटू 10 टू दी पावर 5 इंटू 0.4 आई क्रॉस आई। ठीक है, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, प्लस में यहां पे लिख लेता हूं 3.0 इंटू 10 टू दी पावर 5 इंटू 0.3 आई क्रॉस जे। ठीक है, आई क्रॉस आई क्या होता है बेटे, आई क्रॉस आई 0 होता है। ठीक है, आई क्रॉस आई क्या होता है, आई क्रॉस आई 0 होता है, तो ओवरऑल ये पूरा वाला टर्म तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो जो फोर्स होगा वो क्या होगा, Q, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.9 और ये हो गया 0.9 इंटू 10 टू द पावर 5। अच्छा देखो आई क्रॉस जे क्या होता है, अब आपने क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ा था कि अगर आई जे के, इस तरीके से अगर आप आई क्रॉस जे करते हो तो आपको क्या मिलता है, के मिलता है। जे क्रॉस के करोगे आई मिलेगा, के क्रॉस आई करोगे जे मिलेगा। ठीक है, ये हम क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ा था हमने 11th क्लास में। ठीक है, तो यहाँ पे आई क्रॉस जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, के क्या। ठीक है, तो फोर्स तो ये हो गया। अब फोर्स का एक और फॉर्मूला होता है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है। ठीक है, तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं, तो m a इज इक्वल्स टू q 0.9 इंटू 10 टू द पावर 5, m को नीचे भेज देते हैं 0.9। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है, q बाई एम की 4.8 इंटू 10 टू द पावर 7, कितना है 4.8 इंटू 10 टू द पावर 7 इंटू 0.9 इंटू 10 टू द पावर 5 के कैप। ठीक है, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, ये तो जाएगा 10 टू द पावर 12। अच्छा, ये पॉइंट हटा लेते हैं तो एक 0 यहां से गायब हो जाएगा, यहां से पॉइंट हटाते हैं तो एक यहां से गायब हो जाएगा और ये हो जाएगा 10 टू दी पावर 10 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो 432 इंटू 10 टू दी पावर 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अलोंग किसके डायरेक्शन में है, अलोंग जेड डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसको आप साइंटिफिक नोटेशन में अगर आप लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं पॉइंट में। ठीक है, तो ये था अल्फा पार्टिकल का एक्सेलरेशन, जिसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाया था, भेजा था इस वेलोसिटी से। ठीक है, और इस मैग्नेटिक फील्ड में भेजा था। ठीक है, तो उसका एक्सेलरेशन इतना था। ठीक है, आप कैलकुलेट कर लेना, बाकी पॉइंट में आप निकालना चाहोगे तो आप निकाल लेना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करेंगे, इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे बच्चों। ठीक है, नए वीडियो में मिलेंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ, तब तक बने रहिए ज्वाल्पा कोचिंग क्लासेस के साथ। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।